नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि चाहे एसएससी जीडी हो और चाहे यूपी कांस्टेबल, हिंदी में सभी हिंदी सभी में आती है। और यूपी कांस्टेबल में तो हिंदी पूरी आती, मतलब फुल हिंदी आती है। एसएससी जीडी में थोड़ी क्वेश्चन की संख्या कम होती है और यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन की संख्या अधिक होती है। तो मैं हिंदी बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक, मतलब वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, और हिंदी के ग्राफ तक बिल्कुल हिंदी कंप्लीट करा दी जाएगी 2 से 2.5 महीने के अंदर। बढ़िया अच्छे तरीके से वो कंटेंट, अच्छे लेवल का कंटेंट जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी आज पुलिस स्मृति दिवस है, तो शायद यूपी कांस्टेबल के लिए एक मतलब बहुत ही बड़ी अपडेट मिल सकती है। ठीक है, देखिए बात करते हैं, बिल्कुल शुरू से बात करते हैं, वर्णमाला से बात करते हैं। कहाँ से बात करते हैं? चैप्टर के बिल्कुल बात करते हैं वर्णमाला से। हिंदी में पहला चैप्टर से बात करते हैं, वर्णमाला से बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, देखिए कि वर्ण कितने होते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि वर्ण कितने होते हैं, तो वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो टोटल वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब देखिए वर्ण किस तरीके से बटे रहते हैं। जो वर्ण 52 होते हैं ये किस किस भाग से बटे रहते हैं, मतलब 52 किस तरीके से बटे रहते हैं। तो देखिए वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। एक बार देखिए, अगर तुमसे पूछ ले कि वर्ण कितने भाग में बटे रहते हैं, तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्वर। ठीक है, स्वर के बाद व्यंजन। अभी आपने स्वर और व्यंजन ही सुने होंगे। स्वर, व्यंजन, अयोग्यवाय और उच्छिप्त। अगला है कौन सा? उच्छिप्त। ठीक है, और सबसे आखिरी है उच्छिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जो वर्ण होते हैं कुछ वर्ण टोटल 52 होते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर की संख्या 11 होती है। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अयोग्यवाय कितने होते हैं? तो अयोग्यवाय की संख्या 2 होती है। और उच्छिप्त उच्छिप्त की संख्या 2 होती है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। देखिए टोटल कितने हो जाएंगे? 11 33 और 11 44, 44 और 2 कितने होगा? 44 2 46, 46 और 2 48, 48 और 4 52। मतलब वर्ण 52 होते हैं। कितने भागों में? स्वर, व्यंजन, अयोग्यवाय, उच्छिप्त और संयुक्त। ठीक है, अब देखिए अगर तुमसे पूछ ले, आगे बात करें, सबसे पहले अगर तुमसे पूछ ले कि व्यंजन तो कितने होते हैं? 33 होते हैं और स्वर 11 होते हैं। देखिए अगर तुमसे पूछ ले कि लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, अगर तुमसे पूछ ले, पेपर में पूछ सकता है कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहां से लिखिए, लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 10 होती है। कितनी? सॉरी, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। और उच्चारण के आधार पर पूछ सकता है तुमसे क्वेश्चन कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। और उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर अच्छे लेवल की हिंदी पढ़ाई जाएगी, बहुत ही अच्छे लेवल। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। लिखने के आधार पर 11, उच्चारण के आधार पर 10। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए जो स्वर होते हैं, स्वर खुद 2 प्रकार के होते हैं।
स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक तो हास्य स्वर और नंबर दूसरा दीर्घ स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक तो हास्य स्वर और एक दीर्घ स्वर। देखिए हास्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि कौन कौन आते हैं हास्य स्वर के अंतर्गत, कौन कौन से आते हैं, तो देखिए वैसे वर्ण वामन है और कुछ मतलब इस प्रकार से बटे हैं। ठीक है, वैसे वर्ण को दो भागों में बांटा गया, एक तो स्वर और एक व्यंजन। तो कुछ जो अयोगवाह है वो जो उच्चिप्त है, जो संयुक्त है, संयुक्त भी व्यंजन है, उच्चिप्त भी व्यंजन है, मतलब जो व्यंजन की भाग है। लेकिन इस कंडीशन में मैंने आपको एक बता दिए। ठीक है, वैसे वर्ण दो हैं, कौन कौन से? एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। उच्चिप्त है यही व्यंजन का भाग है, संयुक्त है यही व्यंजन का भाग है। ठीक है, वो बता दिए मैंने आपको। वर्ण वैसे स्वर और व्यंजन में बटे हैं, लेकिन स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन कितने हैं? 33, अयोगवाह कितने हैं? आगे बताऊंगा अयोगवाह कौन से होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अयोगवाह है, निम्न में से कौन सा उच्चिप्त व्यंजन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। जी कुछ कंडीशन मैंने आप लिख दिए, लेकिन वर्ण होते हैं वामन, और वर्ण कितने भागों में बटे रहते हैं? तो वर्ण वैसे दो भागों में बटे रहते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, अब स्वर की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं अगर तुमसे पूछ ले तो हास्य स्वर देखिए सबसे पहले तो हास्य स्वर होते हैं छोटा, छोटी, छुटाऊ और ऋषि। हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा, छुटी, छुटाऊ, ऋषि। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए, आए, ओ और आओ। जी होते हैं कौन से? तो जी होते हैं दीर्घ स्वर। हास्य स्वर छोटा, छुटी, छुटाऊ, ऋषि, और दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, तो स्वर कितने हो गए? 2, 4, 6, 7 और 4, 11। स्वर कितने हो गए? 11। लेकिन लिखने के आधार पर 11 और उच्चारण के आधार पर 10। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक तो स्वर और एक व्यंजन। और जो उच्चिप्त, संयुक्त और जो अयोगवाह है ये सब व्यंजन के भाग है, उच्चिप्त, संयुक्त, व्यंजन के भाग है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे बात करें अगर तुमसे पूछ ले, देखिए यहाँ पर देखिए अगर तुमसे पूछ ले कि व्यंजन कितने होते हैं, आप पहले दिन आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आगे तुमसे पूछ ले कि व्यंजन कितने होते हैं तो व्यंजन लिखा होगा कि व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। देखिए बात करते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन 33 होते हैं। वैसे अगर तुमसे पूछ ले कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे डीपली लेवल की अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे मतलब वो कंटेंट जो पूछा जा सकता है पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्पर्श व्यंजन अगर तुमसे पूछ ले तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन तो 33 होते हैं। टोटल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, लेकिन पहले आप सुनिए। देखिए अगर बात करें कि व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। सबसे पहले तो एक चीज देखिएगा कि अगर तुमसे पूछ ले कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन आगे बताएंगे, एक सारणी बनाएंगे। सबसे पहले तो अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, देखिए अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते, यहां से क्वेश्चन बनता है हर पेपर में। अंतःस्थ व्यंजन कहलाते या, रा और ला और वा। या और रा और ला और वा जो कौन से व्यंजन कहलाते? तो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि ऊष्म व्यंजन कौन से कहलाते, ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं तीनों तो सा। कौन से? तीनों सा और हा। अंतःस्थ व्यंजन यारा लावा, ऊष्म व्यंजन तीनों सा और हा। तो मैं
एक दे देगा और कुछ शब्द दे देगा, कुछ बार मतलब दूसरे दे देगा और एक इनमें से दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। और 100% वर्णमाला से यूपी कांस्टेबल 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, क्योंकि हिंदी पूरी लेवल की आती, अच्छी आती और पूरी हिंदी आती। तो देखिए अंतःस्थ व्यंजन यारा लावा, ऊष्म व्यंजन तीनों सा और हा। अगर तुमसे पूछ ले कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से, देखिएगा छत, त्रग और ज्ञा, और एक जगह आपने पढ़ा होगा श्रमिक लिखा जाता है जैसे कि जिसा। ये कौन से होते, तो ये संयुक्त व्यंजन होते। देखो मैंने आपको कहा था कि वर्ण वैसे दो प्रकार के होते, कौन से, स्वर और व्यंजन में बटे रहते, लेकिन संयुक्त व्यंजन कितने होते, 4 होते। तो ये है वो संयुक्त व्यंजन जो यहाँ पर लिखा है, वो संयुक्त व्यंजन कहाँ पे है, ये है, ठीक है, ध्यान रखना। अंतःस्थ व्यंजन यारा लावा, ऊष्म व्यंजन तीनों सा और हा, संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञा और श्रमिक वाला सा। आगे अगर तुमसे पूछ ले स्पर्श व्यंजन कितने होते, तो बता दिया स्पर्श व्यंजन 25 होते। एक स्पर्श व्यंजन चार्ट में बताएंगे कि कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है। आगे और बात करते हैं। देखिए अगर तुमसे पूछ ले, देखिए अगर तुमसे पूछ ले कि अर्धस्वर कौन कौन किसे कहलाते, अर्धस्वर पूछ सकता है ना। स्वर वैसे मैंने बताए थे कि लिखने के आधार पर कितने बताए थे, तो लिखने के आधार पर मैंने आपको लिखने के आधार पर 11 बताए थे, उच्चारण के आधार पर कितने बताए थे, 10 बताए थे। स्वर कितने प्रकार के होते, 2 प्रकार के, एक तो हाथ स्वर और एक दीर्घ स्वर, और मैंने बताए थे कौन से हाथ स्वर होते कौन से दीर्घ स्वर होते। अगर तुमसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है, तो देखिए अर्धस्वर कौन से होते, जो या और जो वाह होते। वैसे यहाँ तो जो अंतःस्थ व्यंजन में आते या और वाह, और लेकिन यहाँ पर कौन से, तो अर्धस्वर का तुमसे पूछ ले तो या और वाह अर्धस्वर होते। कौन से होते, या और वाह अर्धस्वर होते। आगे बात करें, अगर तुमसे पूछ ले कि प्रकंपित, बनता है यहाँ से क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, प्रकंपित यहाँ पर लुंठित व्यंजन, कौन सा, प्रकंपित यहाँ पर लुंठित व्यंजन कौन सा होता, तो प्रकंपित यहाँ पर लुंठित व्यंजन होता रा। इसको भी याद रखना, इंपोर्टेंट है जी। जितने भी पॉइंट लिखा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन रारत होता, अर्धस्वर या और वाह होता। आगे अगर तुमसे पूछ ले कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता, देखिए कौन सा व्यंजन, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता, तो पार्श्विक व्यंजन होता ला। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता, तो ला होता। इसको भी आप याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि देखिए मैंने आपको बताया था जिनको बोलने में समय दोगुना लगे, कितना लगे, जिनको बोलने में समय दोगुना लगे, तो वो तो होगा दीर्घ स्वर, और जिनको बोलने में समय कम समय लगे वो होगा हास्य स्वर, ठीक है। जिनको बोलने में कम समय लगे हास्य स्वर, जिनको बोलने में ज्यादा समय लगे दीर्घ स्वर, लेकिन जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे तो वो कौन से स्वर कहलाएंगे, भाई बताइए। जैसे कि जिनको बोलने में मान लीजिए कम समय लगे तो वो तो होगा हास्य स्वर, और जिनको बोलने में दोगुना समय लगे वो होगा दीर्घ स्वर। और हास्य स्वर भी मैं आपको बता चुका और दीर्घ स्वर भी मैं आपको बता चुका। लेकिन जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे, तो देखिए जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे, जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे तो वो कहलाते प्लुप्त स्वर। कौन से, और तुमने सुना होगा जैसे कि ओम, राम, तो जी कौन से स्वर कहलाते, जिसमें जो जी होता जी, जी आपने लिखा देखा होगा इस प्रकार ओम, ठीक है, राम, तो जी होगा कौन से स्वर, प्लुप्त स्वर। जिनको बोलने में कम समय लगे हास्य स्वर, जिनको बोलने में दोगुना समय लगे दीर्घ स्वर, और जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे तो वो कहलाते प्लुप्त स्वर। इन डेफिनेशन को लिख लेना आप, ठीक है, अच्छे से नोट बनाते चलना। देखिए अर्धस्वर या और वाह, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन रा, पार्श्विक व्यंजन ला, 3 गुना समय लगे प्लुप्त स्वर कहलाते जैसे कि ओम और राम। आगे बात करें, देखिए अब आपने देखा होगा जो अयुग्मय लिखा, अयुग्मय क्या होते हैं, तो देखिए मैं अयुग्मय बताता हूं। अयुग्मय कौन कौन से होते, अयुग्मय होते
अयुग्मय कौन कौन से होते? तो अयुग्मय होते एक तो अंग और आहा। अगर तुमसे पूछ ले कि अयुग्मय शब्द मतलब अक्षर या वर्ण कौन से होते, तो अंग और आहा अयुग्मय कहलाते। अब अयुग्मय में देखिए जो अंग के है, अंग होता जी अनुस्वर होता। तुमसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन अनुस्वर कहलाता, तो अंग है जो वो अनुस्वर कहलाता, और जो आहा है ये विसर्ग कहलाता। क्या कहलाता? विसर्ग कहलाता। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत डीपली तरीके से बता दिया। जो अंग है वो अनुस्वर कहलाता और जो आहा है वो विसर्ग कहलाता। अयुग्मय कौन कौन से होते? तो अंग और आहा अयुग्मय होते। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, अब देखिए, अब मैं स्पर्श व्यंजन का जो कि ये छूटा है, मैं इसका आपके सामने चार्ट बनाता हूँ। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का आगे बात करते हैं। अगर तुमसे पूछ ले स्पर्श व्यंजन, अगर तुमसे पूछे भी एक चीज और देखिए आप, उच्चिप्त जे भी शब्द लिखा है, तो उच्चिप्त व्यंजन कौन कौन से होते? मैंने कहा था ना कि जो उच्चिप्त है, संयुक्त है, ये सब व्यंजन के भाग है। तो उच्चिप्त कौन कौन से होते? तो ये आपने देखा होगा, उच्चिप्त में एक तो जे वाला अड़ा और एक जी वाला अड़ा, ये क्या कहलाते? उच्चिप्त कहलाते। अच्छे से याद रखना, एक तो जे डा डलिया वाला अड़ा और एक जे डा ढक्कन वाला अड़ा खाली। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाते? उच्चिप्त कहलाते। एक बार और देखिए, स्वर कितने? 11। बोलने के आधार पर 11, उच्चारण के आधार पर 10। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, हाथ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, व्यंजन 33, लेकिन व्यंजन कितने? तो 33। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन या रा ला बा, ऊष्म व्यंजन तीनों सा और एक हा, संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञा और श्रमिक वाला सा। अर्ध स्वर पूछ ले तो या और बा अर्ध स्वर कहलाते। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन रारत कहलाता। पार्श्विक व्यंजन ला लड्डू कहलाता। ठीक है, 3 गुने मतलब जिनको बोलने में कम समय लगे हाथ स्वर, जिनको बोलने में दोगुना समय लगे दीर्घ स्वर, और जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे तो वो कहलाते प्लुप स्वर। डेफिनेशन भी पूछ सकता है तुमसे कि जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे तो वो कौन से स्वर कहलाते? तो प्लुप स्वर कहलाते। कुछ भी पूछ सकता है, आप हर तरीके से अपने आप को मजबूत रखिए। ठीक है, 3 गुना समय लगे प्लुप स्वर, और जिनको बोलने में जैसे कि ओम राम। ठीक है, आगे बात करें, उच्चिप्त डाड़ा वाला अड़ा और ढाड़कन वाला अड़ा। अयुग्मय अंग और आहा, जो अंग है वो अनुस्वर है, जो आहा है वो विसर्ग है। ठीक है, आगे बात करें। देखिए, आगे बात करते हैं। आगे अगर तुमसे पूछ ले, अब स्पर्श व्यंजन का मैं आपके सामने चार्ट बनाता हूं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का मैं आपके सामने चार्ट बनाता हूं बढ़िया, कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सभी क्वेश्चन, सभी कंटेंट इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनना तय है। यूपी कांस्टेबल में इनसे क्वेश्चन बनना तय है। एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल के लिए हिंदी अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। देखिए, बात करें, सबसे पहले तो चार्ट बनाते हैं तुम्हारे सामने। यहाँ से अगर तुमसे पूछ ले कि अघोष अल्पप्राण, ठीक है, अघोष अल्पप्राण, जो मैं चार्ट बना रहा ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण। ठीक है, अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, सघोष महाप्राण। ठीक है, और सघोष अल्पप्राण नासिक, सघोष अल्पप्राण और नासिक। देखिए, इनके अंतर्गत जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो इनके अंतर्गत ही आते हैं। अब देखिए किस प्रकार से आते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है, अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्पप्राण नासिक। देखिए, इसमें जो वर्णमाला चैप्टर है इसमें समझने के कम पॉइंट है, मतलब याद करने लायक पॉइंट है, और याद करने से क्वेश्चन आएंगे। तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि निम्न में से कौन से संयुक्त व्यंजन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में डायरेक्ट पूछा गया था कि निम्न में से कौन से स्पर्श व्यंजन है और निम्न में से कौन से अंतःस्थ व्यंजन है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये प्रकंपित या लुंठित व्यंजन जो यूपी SSC PET ने में भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो
वर्णमाला से जितने क्वेश्चन है वो रटने लायक ही है, मतलब याद करने लायक ही है। देखिए अगर आगे बात करें, तुमसे पूछ ले, ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको याद करने के लिए एक ट्रिक भी लिख देता हूँ इनके बगल में, ठीक है, जैसे कि आप भी बना लेना इसी प्रकार से, थोड़ी लाइन मतलब खींचने में दिक्कत आ रही, लेकिन समझ लेना। ठीक है, देखिए आगे बात करें, मतलब ये सारणी काफ़ी बड़ी रहती, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बात करें, अब तुमसे पूछ ले कि अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्पप्राण नासिक। तो ये है स्पर्श व्यंजन, कौन से हैं, ये स्पर्श व्यंजन को इस कंडीशन में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले तो ये होता कौन सा, सबसे पहले होता कंठ, कौन सा होता है सबसे पहले, तो यहाँ पर होता कंठ, ठीक है। इसके बाद होता तालव्य, कंठ, तालव्य, अगला है मूर्धन्य। मैं आपको बताऊंगा इनसे क्वेश्चन किस प्रकार आता है। देखिए थोड़ा आपने पढ़ा होगा, कई लोग ऊपर ऊपर वर्णमाला पढ़ा के चले गए, हाथ स्वर, दीर्घ स्वर, व्यंजन होते नहीं होते, ये वो होता मतलब स्पर्श व्यंजन बस, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। दंत, अगला है ओष्ठ, ठीक है, और अगर आगे अगर तुमसे पूछ ले, ठीक है, याद रखना आगे भी बहुत होते हैं, मतलब कंठ, तालव, कंठ, तालव, मूर्धन, दंत, ओष्ठ और बत्सर, दंतोष्ठ, आगे भी मतलब होते हैं, लेकिन जहाँ जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं। अब देखिए आपको अगर इसको याद करने में ऐसी दिक्कत हो तो इसकी है KTM2, मतलब KTM2, ठीक है, के से कंठ, टी से तालव, एम से मूर्धन, डी से दंत और ओ से ओष्ठ, ठीक है। आगे बात करें, देखिए कौन कौन से आते, क्रम से ही आते वो तो, का, खा, गा, घा और अणा, ये सभी सघोष अल्पप्राण नासिक कहलाते। तुमसे ये पूछ सकता कि सघोष अल्पप्राण नासिक में कौन कौन से आते, ठीक है। तो देखिए कंठ में कौन कौन से आते, कंठ में का, खा, गा, घा, ड़ा, लेकिन जी कौन सा है, अघोष अल्पप्राण है। इस वाले कौन होंगे, अघोष महाप्राण होंगे, इस वाले के सघोष अल्पप्राण होंगे, इसके सघोष महाप्राण होंगे, और जे बाकी के सभी सघोष अल्पप्राण नासिक होंगे। तो का, खा, गा, घा, ड़ा, ठीक है। आगे बात करें वही क्रम से, चा, छा, जा, झा और अणा, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन चा, छा, जा और झा और अणा। आगे अगर तुमसे पूछ ले कि टा, ठा, डा, ढा और अणा, यहाँ पर अधिकतर जो अड़ा अणा है वो ही आएंगे, ठीक है। ता, था, दा, धा और ना, आगे पा, फा, बा और भा और मा, इनको भी आप याद रखना। देखिए अब तुमसे क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है, तुमसे क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा वो कि जो झा है या ये घा है ये क्या है, सघोष महाप्राण है, सघोष अल्पप्राण है, अघोष महाप्राण है या अघोष अल्पप्राण है, या फिर जो घा है ये किस श्रेणी का है, दंत, ठीक है। जा है
किसका है? तालब का। किसका है? कंठ का है। इस प्रकार से मतलब पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना, कंठ, तालब, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। मैं आपको बता देता हूं कि कंठ कौन कौन से होते हैं, तो का, खा, गा, घा, अड़ा। मतलब देखिए इनको भी आप लिख लेना कि कंठ जिसको बोलने के लिए, जिसको बोलने के लिए कंठ का प्रयोग किया जाए, जिसको बोलने के लिए कंठ का प्रयोग किया जाए तो वो क्या कहलाते? कंठ कहलाते। ठीक है, लिख लेना आप अपने हिसाब से डेफिनेशन कि जिसको बोलने के लिए कंठ का प्रयोग किया जाए वो कंठ कहलाते। अगर तुमसे पूछ ले कि तालब कौन से कहलाते, तालब कौन से कहलाते, तो जो तालब है वो चा, छा, जा और झा और अड़ा, मतलब जो भी आप कहते हो। तो देखिए अगर तुमसे पूछ ले कि तालब कौन कौन से होते, तो जो मुंह के भीतर, जो मुंह के भीतर जीभ का पिछला भाग, मुंह के भीतर जो मुंह रहता, ये जीभ का पिछला भाग ऊपर टच हो, वो कहलाते। वो शब्द जो वो अक्षर किस में आते? तालब में आते। जैसे कि आप यकीन करिएगा, देखना, जैसे कि चा, छा, जा, झा। तो जो मुंह के भीतर जो जीभ का पिछला भाग है जो ऊपर टच हो रहा ना, तो ये कौन से हो गए? तालब हो गए। मुंह के भीतर जीभ का पिछला भाग ऊपर टच हो वो कौन से कहलाते? तालब कहलाते। इस बात को अपन अपनी कॉपी में लिख लेना नोट करके, ठीक है। मूर्धन्य की बात करें, अगर तुमसे पूछ ले मूर्धन्य कौन से होते, तो जीभ के भीतर अगला भाग, देखिए तालब में पिछला भाग, मूर्धन्य में जीभ के भीतर अगला भाग ऊपर टच हो वो अक्षर क्या कहलाते? मूर्धन्य कहलाते। जैसे कि आप देखना टा, करके देखिए ना, टा, ठा, डा, टच हो रहा ना ऊपर, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। तो जी कौन से होते? मूर्धन्य होते। तो इसको लिख लेना कि जीभ के भीतर अगला भाग ऊपर टच हो तो वो मूर्धन्य कहलाते। दंत की बात करें, वर्ण का उच्चारण ऊपरी दांतों, ऊपरी जो दांत रहते, जो वर्ण का उच्चारण होता वो ऊपरी के जो दांत रहते उनके निकट सतह से हो। जो ऊपर की जो दांत रहते इनकी निकट सतह से हो वो दंत में आते। जैसे कि ता, आप देखें ता, था, दा, धा और ना। तो जी कौन से हो गए? जी दंत हो गए। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा, ठीक है। वैसे आप इनको ऐसे तो कर ही लोगे, कोई खास बात नहीं है। बस आपको इतना याद रखना, अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, नासिक। ठीक है, कुछ नहीं, क्रम से लिखे का, खा, गा, चा, छा, जा, ठीक है, कर सकते हैं आप इसके, लेकिन कुछ समझाने की कोशिश कर रहा, ठीक है। दंत की बात हो गई। ओष्ठ की बात करें तो ये ओष्ठ के अंदर क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण, ओष्ठ में कौन कौन है? जिन वर्णों का उच्चारण दोनों ओंठों से हो, जिन वर्णों का उच्चारण दोनों ओंठों से हो वो ओष्ठ कहलाते। जैसे कि देखना पा, फा, भा, बा, भा, मा, हो रहा ना कि नहीं? पा, फा, बा, भा, मा। आप भी देखिए, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण दोनों ओठों से हो वो क्या कहलाते? वो क्या कहलाते? तो ओष्ठ कहलाते, ठीक है। बता दिया, कंठ, तालब, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। और भी होते, दंतोष्ठ होते, स्थायी होते, उच्छिप्त होते, ठीक है। तो इनको आप याद रखना। स्पर्श व्यंजन कितने होते? 25 होते। व्यंजन कितने होते? 33 होते। मैंने आपको बता दिया अव्यय कौन से होते, प्लुप्त स्वर कौन से होते, स्वर कौन से होते, स्वर कितने प्रकार के होते, वर्ण माना वर्ण कितने होते, वामन होते, वर्ण कितने प्रकार के होते, वर्ण 2 प्रकार के होते, ठीक है। वर्ण में कौन कौन से होते? 2 प्रकार के, तो एक तो स्वर और एक व्यंजन, ठीक है। ये कौन से थे? ये सभी स्पर्श व्यंजन थे। डायरेक्ट ही पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते? 25 होते। और बंदे अधिकतर बच्चे 25 ना लगा के 33 लगा देते कि व्यंजन कितने होते? व्यंजन तो 33 होते। लेकिन उसने पूछा क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 33 होते, सॉरी स्पर्श व्यंजन 25 होते और व्यंजन 33 होते। स्पर्श व्यंजन 25 होते और व्यंजन 33 होते। मुझसे गलत धोखे से भूल गया, लेकिन स्पर्श व्यंजन 25 होते और व्यंजन 33 होते, ठीक है, याद रखना। आगे बात करें, अगर तुमसे आगे पूछ ले, अगर तुमसे पूछ ले तो आगे भी याद रखना एक चीज, आगे आप याद रखना, अगर तुमसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती, पहले तो इसको रब कर देता हूं मैं, तो यहाँ पर लिखता हूं आगे।
देखिए जो वर्णमाला चैप्टर है वो रटने का ही चैप्टर है, थोड़ा याद करने का चैप्टर है। जो समझने वाले चैप्टर रहेंगे वो आपको अच्छे समझ में आएंगे। लेकिन मैंने ये की कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो सके, ठीक है। आगे बात करें, देखिए अगर तुमसे आगे पूछ ले कि सबसे पहले तो देखिए एक चीज समझिए कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता। तो जी तो आपको पता होगा, छोटे से पढ़ते आ रहे हो कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता, ठीक है। देखिएगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, डायरेक्ट भी पूछ सकता है तुमसे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वो है वर्ण। डायरेक्ट पूछ सकता है डेफिनेशन में कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, ठीक है। याद रखना, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कि बताइए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाती। क्या कहलाती? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। आगे याद रखना, अगर तुमसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि कहलाती। कौन सी है? ध्वनि है। देखिए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। इनको भी आप याद रखना। और एक चीज और देखना कि रा का प्रयोग, रा रहता, इसका प्रयोग कैसे किया जाता, तो रा के रूप, इसको भी यही समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज है ये। देखिए लिख लीजिए, जो रा नीचे लगा होता है, मैं आपको बताता हूं, जो रा नीचे लगा होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है जी। जो रा नीचे लगा होता है वह पूरा कहलाता, वह पूरा होता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, सबसे पहले तो देखो कृपा, कृपा लिखा। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इसमें जो रा है ये आधा या पूरा, तो मैंने लिखा है कि जो रा नीचे लगा होता है वह क्या होता है? पूरा होता है। तो इसका रा तो पूरा हो गया। और अगली लाइन लिखो, जो रा ऊपर लगा होता है वह आधा होता है। इस बात को याद रखना। जैसे कि कर्म, तो जो ऊपर है ना, तो जे रा आधा है, और ये कृपा वाला जे पूरा है। इस बात को भी याद रखना, ठीक है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखना। देखिए जो रा नीचे लगा होता है वह पूरा होता है, और जो रा ऊपर लगा होता है वह आधा होता है। अगर तुमसे पूछ ले, एक पॉइंट और याद रखना, अगर तुमसे पूछ ले कि आगत स्वर कौन सा होता है, तो पूछ सकता है तुमसे कि आगत स्वर कौन सा होता है, तो इसको भी याद रखना। इसको इस तरीके से लिखते जी, इसको आगत स्वर कहलाते, ठीक है। ये आगत स्वर कहलाता। अगर इसको लिख देते ना ऐसे, तो ये क्या कहलाता? आगत स्वर जी कहलाता है, ठीक है। ओ, इसको अपन पढ़ते ओ, इस कंडीशन इसको पढ़ते ओ, तो मतलब ये आगत स्वर कहलाता है, ठीक है। अच्छे से याद रखना। देखिए जो वर्णमाला चैप्टर था, जो रटने लायक पॉइंट थे, और काफी मतलब अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से मैंने आपके सामने रख दिया। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसके लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और प्लीज़ दोस्त अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।